नमस्कार दोस्तों, डेल्टा रैंकर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 500 से अधिक पदों के लिए यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। लेकिन याद रखें कि यह सीटें और बढ़ेंगी, ये 1000 के ऊपर जाने वाली हैं, ऐसा मानना है लोगों का। तो फिर भी जो भी सीटें हैं, उसी को देखते हुए सबसे पहले हम लोग आज जो डेल्टा रैंकर्स आपके लिए कार्यक्रम लाया है वो ये है कि यूपी पीसीएस 2026 इसका जो है हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं। ये चर्चा होगी, इसमें हम बात करेंगे इसके जो इसमें जो क्या क्या इसमें सिलेबस है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी लड़ाई, यानी आप ये जो यूपीएससी 2026 परीक्षा जो पास करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज को जानने के लिए सिलेबस और इसके साथ साथ आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम जानेंगे कि प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्री और मेंस के पाठ्यक्रम की यानी सिलेबस का मैं पूरा जो है आउटलाइन तैयार किया हूं। इसको आप देख सकते हैं, एक एक ईच एंड एवरीथिंग, यानी कुछ भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी हो, इस सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, हमारा डेल्टा रैंकर्स कैसे इसे कवर करेगा। पूरी टीम इसमें साथ में है। तो यूपीएससी का जो पहला जो आपका जो हर्डल है जिसे हमें पार करना है वो प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले सिलेबस जानना बहुत आवश्यक है। बिना सिलेबस के आप रणनीति कैसे बनाएंगे? और सिलेबस को 2 बार 3 बार पढ़िए और इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, इसे देखिएगा जरूर। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिलेबस, देखिए आयोग सिलेबस से ही प्रश्न पूछता है। अगर हम सिलेबस तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर हमको कामयाबी मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि जीएस में 2 पेपर होगा। पेपर 1 में सॉरी पीसीएस में 2 पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें फर्स्ट पेपर जीएस का होगा और सेकंड पेपर सी सेट का होगा। तो दोस्तों, आज हम पूरे सिलेबस का यहां पर व्याख्या करने वाले हैं। तो पहला जो जीएस में सामान्य अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, साइंस टेक भी होगा। समझ में आई बात? तो इतने सारे विषयों को, और करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का स्पेशल, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, ये सब चीजें होंगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, अब देखिए इसमें पहली ही लाइन लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी जो करंट अफेयर, जो समसामयिक घटनाक्रम है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। यानी इसके लिए हमारा डेटा रैंकर्स रोज आपको करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड कराता है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पे भी भेजता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजता है। जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है और इस पे जाना चाहेंगे तो यूट्यूब पर भी हम इसको अपलोड करेंगे, तो वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। बहुत बड़ा पोर्शन है ये आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर्स में जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व, जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी भारत दिल्ली के के मौसम में इसलिए प्रधानमंत्री हैं। फ्लक्चुएशन है सोनम वांगचुक बिकॉज़ का दिल्ली नाम क्या सुना है होगा। लैंड लॉक्ड इस तरह से जितने भी नेशनल और टोटली। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, ये बंद कर दी। कैसे इंटरनेशनल करते बेटा? कैसे? पर्सनालिटी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल पर्सनालिटी हुआ। इसी तरह से व्लादिमीर पुतिन रशिया का, हाँ, तो ये इंटरनेशनल दिल्ली के पर्सनालिटी मौसम हुआ। में इसलिए तो इस तरह फ्लक्चुएशन है से इन जो चर्चा में लोग हैं, कहाँ है? यूक्रेन के राष्ट्रपति, सोन, वेनेजुएला गोदावरी, चर्चा में था, वर्धा यहां से खबर बनेगी ही बनेगी। ठीक है, नेपाल में आपने देखा जेनजी प्रधानमंत्री बना है। ये क्या है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो इनकी आपको पूरा लिस्ट बना लेनी है। इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर यानी प्लेसेस इन न्यूज जो चर्चा में हो, जैसे वेनेजुएला में देखिए 2 दिन पहले भूकंप आया है 7.3 से 7.5 रिक्टर स्केल पर। अब ये क्या है? ये करंट अफेयर बन गया। ये आगामी दिसंबर में जो होने वाली परीक्षा है,
निश्चित रूप से वहां पे प्रश्न बन जाएगा। तो प्लेसेस जो चर्चा में, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स गए हुए हैं, फिर वहीं पर देखिए उनको गार्ड ऑफ नमस्कार, डेल्टा वहां का जो रैंकर्स में है आप लोगों का बहुत मानद बहुत स्वागत सम्मान करता दिया गया, हूं। उस सम्मान महानदी को भी रिवर, याद अब रखिएगा। बताइए जम्मू। तो इस नमस्कार, तरह से डेल्टा रैंकर। अवार्ड, स्पोर्ट न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, प्लेसेस इन न्यूज, हाँ जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी बाहर जा बुक्स रहा है भी करंट अफेयर के अंतर्गत आती किसके है बीच में एग्जाम है? में। इसे जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ आप बताइए अभिषेक। भारत का इतिहास, तेलंगाना। यानी इंडिया हाँ? के जो हिस्ट्री है वह बहुत हाँ, ही नहीं ये ज्यादा में इंपॉर्टेंट है। तब यह आपके एग्जाम में आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलू, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ये इतिहास देखिए। सिर्फ इतना लिखा, भारत का इतिहास। अब भारत में एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यूपी में इतिहास एक बहुत ही पसंदीदा विषय है। यूपी का आयोग बहुत प्रश्न इतिहास से पूछता है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के वैदिक कल्चर, हाँ, सिंध घाटी की सभ्यता, वैदिक कल्चर, हाँ, और उसके बाद जो है मेडुअल हिस्ट्री आ जाता है। हर्षवर्धन के बाद मेडुअल हिस्ट्री आ जाता है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के 1707 जो है औरंगजेब, फिर उसके बाद बहुत सारे मुगल शासक आए और अंतिम शासक हेलो, आई एम बहादुर शाह शांतनु यस जफर, हो रही जिसे है ना? 2 गज तो जमीन भी डिमांड नसीब नहीं हुई। इन सब आपका बातों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी सल्तनत पीरियड में आपको जैसे गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आपका आएगा खिलजी वंश, हाँ, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, और लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने मुगल वंश को स्थापित किया पानीपत के फर्स्ट बैटल में इन 1526। समझ में आई बात? तो फिर इस तरह से गुलाम वंश में बहुत सारे शासक आएंगे, लेकिन उनको आपको अच्छे से पॉइंट वाइज, हमारे इतिहास के सर हैं, वो आपको खूब अच्छे से समझाएंगे और पूरा जो है आपको तैयार कराएंगे। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन सब को खूब अच्छे से पढ़ना है। इसी तरह से खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इस तरह से इतिहास को आपको देखना है। समझ में आई बात? जैसे मैंने कहा एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे, वैदिक कल्चर, हाँ, उत्तर वैदिक काल, ठीक, इस तरह से गुप्ता वंश, हाँ, पाल वंश, हाँ, राष्ट्रीय चोल, चेर, पांडे, ये सब, इन सब को आपको देखना है। संगम युग, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से मेडुअल हिस्ट्री मैंने क्या कहा, गुलाम वंश में 4-5 शासक, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में एमबीटी, एफएसटी, जीटी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? फिर जो है सैयद वंश में खिज्र खां साहब आएंगे और लोदी वंश में सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बाबर आता है, बाबर के चारों लड़ाइयां, पानीपत, खानवा, हाँ, घाघरा, इन सब युद्ध के बारे में याद रखना होगा। ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सबको खूब अच्छे से आपको जय हिंद पढ़ते दोस्तों। हुए आधुनिक हमने भारत प्रोनाउंस 1857 के विद्रोह तक पहुंचना है। 1857 के विद्रोह से कौन नेतृत्व कर रहा था? हाँ, जैसे इलाहाबाद से लियाकत अली खान कर रहा था, जैसे आपको दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान कर रहा था, लखनऊ से हजरत महल और बिरजिस कादिर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए मैंने क्या कहा कि सिलेबस लाइन लिखा हुआ है, इसमें पढ़ना आपको पड़ेगा इसके अंदर। तो 1857 के विद्रोह के, यह क्या पहला विद्रोह था, सफल था या असफल था, फेलियर हुआ तो फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इन सब चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा और आपको सिलेबस इसका कवर करना पड़ेगा। ठीक है? और इसी की चर्चा में, कड़ी में, फिर 1857 के विद्रोह को दमनात्मक कार्रवाई अंग्रेजों ने किया और अपने कंट्रोल में लिया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने फिर उसके बाद भारतीयों को प्रताड़ित करना शुरू किया। तो फिर उसके बाद
याद रखना, इसके साथ साथ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे 1828 में ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय को पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक भारत का उन्हें जनक कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। सावित्रीबाई फूले, हाँ, तो ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, अलीगढ़ आंदोलन, हाँ, इन सब को आपको देखना पड़ेगा। ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, इन सब को आपको देखना पड़ेगा। सत्य शोधक समाज, ठीक है। इसके साथ साथ 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1900, यानी 1885 से लेकर के 1905 बांट लीजिए, फिर 1905 से लेकर के 1919 बांट लीजिए, एंड 1919 से लेकर के 1947, इन चार चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यानी इसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट इरा, लिबरलिज्म, उदारवादी युग कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े नेता आए, एस एन बनर्जी, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे जैसे व्यक्तित्व को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आता है 1905 से लेकर 1919 का जो समय था, ये कह सकते हैं गरम दल के नेता बाल पाल लाल को पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारे क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारियों को आपको क्रम से लगाने को यूपी में आ जाएगा। और 1919 से लेकर 1947 गांधी जी का आगमन हो जाता है, इसे गांधी युग कहा जाता है। तो इस तरह से इतिहास को आपको इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, तो इससे मत सोच लीजिएगा बस इतना ही। इसको पूरा आपको सिलेबस कवर करना है। फिर आता है भूगोल विषय, जो कि मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए कह रहा है ना, भारत और विश्व का भूगोल, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल की सामान्य समझ। देखिए क्या कहा, विश्व भूगोल की सामान्य समझ। तो जैसे आपसे सीधे पूछ लेगा ब्रह्मांड विज्ञान से प्रश्न, मीटिरियोइड्स क्या हैं, कॉमेट्स क्या हैं, हाँ, जितने भी प्लैनेट हैं और उसके सैटेलाइट, आपसे सीधे प्रश्न आ जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी आपने देखा वेनेजुएला, तो करंट से जोड़ देना है। वॉल्केनो से प्रश्न आएगा, वर्ल्ड की रिवर, वर्ल्ड के पर्वत, हाँ, माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, प्लेन, ग्रासलैंड, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व की जल संधियों को पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट को आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो विश्व भूगोल की सामान्य जानकारी, विश्व की जलधाराएं, हाँ, जैसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, हाँ, जो है वेंगुला जलधारा, अगुलहास जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, आयोशियो, यह कहां कब कहां मिलती है, किस महासागर में बहती है, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये एक लाइन लिख देने से काम नहीं चलेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा आपको, हाँ, एटमॉस्फियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सैलिनिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ओशनोग्राफी में, और आपको प्रेशर के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो है ये जो है सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक और इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से पूरा, यानी सामान्य भारत का सामान्य जानकारी, अवस्थिति, उसका लोकेशन कहाँ है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडियन सॉइल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टूरिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री के बारे में। तो ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। इसी तरह से पॉलिटी विषय को भी आपको देखना है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी देखिए लिखा हुआ ना, भारतीय राज्य व्यवस्था एंड शासन, यानी संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक नीति, अधिकारों से जुड़े मुद्दे, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी, यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस को भी आपको इसमें देखना है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो संविधान के बारे में पढ़ना है, फिर सरकार कैसे सुचारू रूप से चलती है उसके बारे में भी पढ़ना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब के बारे में, संविधान का निर्माण कैसे हुआ,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का फ्रीडम एक्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके सारे पार्ट पढ़ने होंगे। भाग एक में भारत राज्यों का संघ होगा, भाग दो में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, भाग तीन में हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, भाग चार में हम लोग जो है पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, भाग 4 ए में हम फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 संघ की पढ़ेंगे। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से स्टेट में गवर्नर, सीएम, हाँ, आर्टिकल 165 जिसमें हम एडीजी के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से पॉलिटिक और साथ में गवर्नेंस को अच्छे से देखेंगे। समझ में आई बात? फिर जो है यहां पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल, देख रहे हैं पावर्टी, यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ पर देख रहे हैं समावेशन, जनसांख्यिकी, हाँ, तो ये जो है आप देखोगे ना तो यूपी में जनसंख्या से बहुत प्रश्न आता है। नगरीकरण, नगर की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, दोनों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। पर्यावरण, अब देखिए इको, मैंने बताया था ना, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एक साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है, तो लेकिन विषय अलग कर दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग पर्यावरण, पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इस समय सबसे हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। विश्व में झीलें सिकुड़ रही हैं, समुद्र का तल बढ़ रहा है, कितने आइलैंड समुद्र में समा गए हैं, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, हमारी जैव विविधता कहां पर अधिक है, कहां कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है। इन सब बातों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। फिर सामान्य विज्ञान, देखिए क्या लिखा है, सामान्य विज्ञान, यानी इसमें सीधे सीधे प्रश्न आएगा सामान्य विज्ञान, यानी यह आप देख सकते हैं, ये सामान्य जानकारी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के साथ साथ सामान्य विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें इनोवेशन और करंट से भी इसको जोड़ के रखेंगे। नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, पुराने भी, जैसे आपसे पूछ लेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हाँ, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, बॉटेनिकल नेम ही पूछ लेता है, जैसे मटर का बॉटेनिकल नेम पाइसम सेटाइवम पूछ लेगा, सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस पूछ लेगा, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इस तरह से नई नई जो प्रजातियां खोजी जा रही हैं जंतु, जीव और वनस्पतियों की, हाल ही में जैसे पूछ लेगा अरुणाचल प्रदेश में एक मेंढक की प्रजाति देखी गई, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो करंट से साइंस को जोड़कर रखना है, इसको भी हमारे शिक्षक के द्वारा अच्छे से आपको पूरा फाउंडेशन बैच में कराया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष, मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूपी स्पेशल, यूपी की नदियां, यूपी का मैदान, यूपी का अर्थव्यवस्था, यूपी का जो है पॉलिटी, यूपी का भूगोल, यूपी का भी सब कुछ, आप यूपी का एनवायरमेंट, यहां से भी प्रश्न बनता है, तो इसे भी खूब अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद आता है सी सैट का पार्ट, पेपर सेकंड, देखिए फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ सेकंड पेपर, लेकिन इसमें पास मार्किंग है, लेकिन बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान रखना कि इसे भी हमको लेकर के चलना है। तो सी सैट में कॉम्प्रहेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होता है, अगर आप सिर्फ 5 साल के पुराने पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे, हमारे डेल्टा रैंकर्स में टीचरों के द्वारा प्रैक्टिस सेक्शन कराया जाएगा, उसमें आप टेस्ट सीरीज और क्लासेज, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब मिलेगा आपको। तो यह जो है आप देख सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, ये लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, हाँ, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, और मैथ कक्षा 10 के स्तर की, 10 तक, यानी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की, अर्थमेटिक, क्वांट मैथ, हाँ, अर्थमेटिक आएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लेगा, पाइपन सिस्टम से प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है, नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछ लेगा, अर्थमेटिक से पूछ लेगा, ठीक है, तो यह देखें ना, चक्रवृद्धि ब्याज, काम और समय, गति, समय और दूरी, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। नंबर सिस्टम मैंने बताया ना, एलसीएस, एमसीएफ,
एवरेज, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, इन सब से प्रॉफिट एंड लॉस, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से देख लेना पॉलिनोमियल, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, हाँ, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। देख रहे ज्योमेट्री में भी त्रिभुज क्या होता है, वर्ग, आयत, समलंब, यहां से भी प्रश्न बनते हैं और स्टैटिस्टिक्स से भी प्रश्न बनता है। सामान्य अंग्रेजी की भी समझ होनी चाहिए और सामान्य हिंदी भी प्रश्न आते हैं और यहां से आसानी से आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। यहाँ क्वालिफाई है, नंबर जुड़ेगा नहीं तो आराम से हिंदी आप कर लो, अंग्रेजी कर लो और मैथ कुछ पार्ट अगर जिसको टफ लग रहा है तो रीजनिंग वाला पार्ट कर लो, आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। बस सावधानी पूर्वक करना है। मैं बता रहा हूं ना, मैथ और रीजनिंग मिला करके करीब 50 प्रश्न हो जाते हैं। तो इस पर आप अगर इसका 25% कर दीजिए और इधर हिंदी अंग्रेजी में, अगर हिंदी में तंग हाथ है तो हिंदी हिंदी कर लीजिए, हिंदी में तंग है तो अंग्रेजी वाला, जिसका हिंदी में तंग होगा अंग्रेजी करेगा, तो ऐसे में पीटी क्वालिफाई हो जाएगा आपका। ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेंस परीक्षा, यानी यूपी पीसीएस का मेंस। देखिए पीटी क्वालिफाई हो गए आप, इसके बाद मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मेंस के लिए उत्तर लेखन हम लोग हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, कैसा आप लिख रहे हैं इन सब की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है। और जो टॉपर्स हैं उनके मॉडल आंसर्स भी आपको दिखाए जाएंगे और इसके साथ साथ आपका 1 by 1 मेंटरशिप कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। आपकी एक एक कॉपी चेक की जाएगी, वो भी हमारे शिक्षकों के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मेंस में महत्वपूर्ण है 8 पेपर, एक तरह से देखा जाए यही मेन लड़ाई है। इसे ही नंबर जुड़ करके आपको इंटरव्यू का और इसका नंबर जुड़ करके आपको अंतिम सिलेक्शन मिलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सामान्य हिंदी बहुत ही डिसाइडिंग रोल प्ले करता है यूपी में हिंदी। इसको खूब अच्छे से पढ़ना है। इसमें लेटर लिखना आना चाहिए, पत्र लेखन, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, सरकारी और अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, तार लेखन, कार्यालय अधिसूचना, नोटिफिकेशन, हाँ, सर्कुलर इसको कहते हैं, परिपत्र, हाँ, शब्द ज्ञान और प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम, हाँ, अपोजिट वर्ड जैसे रात का दिन, कोरा का काला, इस तरह से यह वाक्यांश के एक शब्द, वर्तनी, शुद्ध करना, ये सब आता है। लोकोक्तियां, मुहावरे, तो हिंदी फर्स्ट पेपर। उसके बाद निबंध बहुत ही डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। निबंध भी बहुत ही अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं अगर हम लगातार ऐसे पे काम करते हैं तो ये आपका देखिए देखिए निबंध में क्या है, देयर आर 3 सेक्शन इन एसे। तो फर्स्ट खंड में आप देखोगे तो साहित्य और संस्कृति यानी लिटरेचर एंड कल्चर एंड सामाजिक से सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल एरिया, हाँ, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक क्षेत्र, कृषि उद्योग, इन सब से संबंधित जो है, देख रहे हैं ना, ये आप जो इतिहास भूगोल विज्ञान जो पढ़ोगे उसका लाभ आपको ऐसे में भी मिलने वाला है, ध्यान रखें। आर्थिक क्षेत्र, कृषि उद्योग, कृषि आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे उद्योग को और भूगोल में भी पढ़ोगे, तो उससे संबंधित भी आप ऐसे लिख सकते हो। फिर देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, भूस्खलन, अब देख रहे हैं ना, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसने तैयार किया उसका थर्ड पार्ट आराम से आसानी से ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सब कुछ कवर कर रहा है। इसे यहां पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देयर विल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, हाँ, दैट इज लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, हाँ, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी से लैंडस्लाइडिंग, अर्थक्वेक, हाँ, डेंगू एंड ड्रॉट, इस तरह से इन सबको आपको देखना है। फिर आता है देखिए पहला पेपर क्या हो गया, सामान्य हिंदी का। दूसरा पेपर क्या हो गया, एस्से का। तीसरा पेपर जो शुरू होता है यानी फर्स्ट पेपर, एक तरह से देखा जाए दो के अलावा 6 पेपर अब होते हैं। 6 पेपर में जीएस फर्स्ट में जनरल, देखिए स्टडी क्या, फर्स्ट पेपर में किस किस विषय को कवर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा किस किस विषय को कवर किया जाएगा। तो विषय जैसे सामान्य, देखिए प्राचीन संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला के रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलुओं को शामिल किया गया। देखिए सीधा, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, यानी आर्ट एंड कल्चर जो आप लोग यूपीएससी में भी पढ़े होंगे, यहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
एंड 1757 से लेकर 1947 के बीच में जो इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, हाँ, जैसे नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। और आजादी, अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न चरण, मैंने जैसे बताया नहीं, 1857, फिर 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947, ऐसे चरणों में बांट लीजिएगा। यहां से मेंस में सीधे सीधे प्रश्न आता है, 1857 का विद्रोह सफल था या असफल है, 1857 रिवोल्ट सक्सेस था या फेलियर, अपने मत प्रस्तुत करें। सीधे सीधे भी प्रश्न आ जाता है। 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करें। 1857 विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इस कथन की चर्चा करें। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है। मेंस में स्वतंत्रता संग्राम, मैंने बताया आजादी के बाद, अब देखिए आजादी के बाद देश का एकीकरण किया गया, रियासतों का विलय किया गया। सारी रियासतों का, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर रियासतें मिलने को तैयार नहीं थी, तो विभिन्न कार्रवाइयों के द्वारा इन रियासतों का विलय किया गया। जैसे हैदराबाद को लिए ऑपरेशन पोलो का प्रयोग किया गया, जूनागढ़ में मीन्स बाई रेफरेंडम जनमत संग्रह किया गया, और जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट बाई एसेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। तो इस तरह से आजादी के बाद देश का एकीकरण हुआ, पुनर्गठन 1965 तक ये चला, और इस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री टिल 1965 एडी। फिर विश्व का इतिहास आपको 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच की घटनाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। फिर जीएस के फर्स्ट पेपर में ही देख रहे हैं ना, इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। महिलाओं की भूमिका, समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है, वैश्वीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब से प्रश्न बनते हैं। ठीक। अर्थ और अर्थव्यवस्था, अब इसी तरह से इकोनॉमिक्स में आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक संरचना, हालांकि ये सब इसी में आ जाएगा। आपका सोशल इशू, सोशल जस्टिस, सामाजिक सशक्तिकरण, देख रहे हैं ना, सांप्रदायिकता, रीजनलिज्म, यहां पर आप देख सकते हैं सेकुलरिज्म। फिर इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जल, मिट्टी, वन का वितरण, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब, और विशेषकर भारत को संदर्भ में भूगोल को पढ़ना पड़ेगा। भौतिक भूगोल की विशेषताओं देखिए ना, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, सीधे सीधे प्रश्न आया था, सुनामी क्या है, प्रश्न आ चुका है। महासागर संसाधनों के बारे में प्रश्न खूब पूछ रहा है। भारत के संदर्भ में पिछले साल तो उत्तर प्रदेश का भूगोल पूरा इसमें आ गया था फर्स्ट पेपर में। तो उत्तर, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी भूगोल की चर्चा, और साथ में करंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ये देख सकते हैं, फ्रंटियर एंड बाउंड्री, सीमा और सीमांत से सीधे प्रश्न आया हुआ है, इसे भी हम लोग खूब अच्छे से करेंगे। जनसंख्या और बस्तियां, इसका प्रकार, पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, इन सबको आपको अच्छे से करना है मेंस में। फिर आता है भारतीय, देखिए सेकंड पेपर में हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया ही था, केंद्र और राज्यों के कार्यों के बारे में चर्चा करना है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या है, तो शक्तियों का पृथ्वीकरण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इन सब को हम लोगों को अध्ययन अच्छे से करना है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे देखते रहेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान, तो ये पॉलिटी, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्था, जैसे पूछ लेगा ना कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया सेकुलरिज्म, हाँ, इस तरह से आपको पूछ लेगा। पंथ निरपेक्षता क्या है, संसद और राज्य विधानसभाएं, यानी पार्लियामेंट कैसे बनती है, हाँ, पार्लियामेंट के पार्ट हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसी तरह से स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर है। तो इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। पीआईएल, जनप्रतिनिधि अधिनियम, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, जैसे कैग की नियुक्ति कैसे होती है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल जिसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है,
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है ना? और इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, इन्हें खूब अच्छे से करिएगा। हाँ, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके पद, फिर इस तरह से सांविधिक निकाय, हाँ, स्टेचुअरी बॉडी जैसे नीति आयोग, हाँ, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए सोशल जस्टिस में सर एनजीओज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डेवलपमेंट प्रोसेस, द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ कहते हैं, तो एनजीओ का क्या पोटेंशियल है इंडिया में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको करंट से जोड़ करके हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्यों की आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ से हेल्थ रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट, इन सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता, जवाबदेही और ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उभरते रुझान के संदर्भ, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, बहुत प्रश्न यहां से बनता है। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध, आईआर इसी में है, द्विपक्षीय, बाइलेटरल, याद रखेंगे, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इन सबको पढ़ना है। और इसके साथ साथ विकसित और विकासशील देशों की नीतियों, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इन सब को खूब अच्छे से करना है हमको। और क्षेत्र, राज्य यानी रीजन, हाँ, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल महत्व की समसामयिक घटनाएं, देख रहे हैं, करंट से भी इसको ध्यान रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा पेपर जो आता है सामान्य अध्ययन का, भारत में आर्थिक योजना। देखिए इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है, थर्ड पेपर में मैंने क्या कहा, बेस्ट फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साइंस, पांच में से चार अगर अच्छे से कर लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये चारों पढ़ोगे तो आपका सोशल इशू भी काम में आएगा, आपका जो है सोशल जस्टिस भी, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, इन सब में ये मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं गरीबी, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास से जुड़े मुद्दे। ठीक, अब सरकारी बजट, हर साल बजट पेश होता है, वित्तीय प्रणाली के घटक क्या है, इनके बारे में, हाँ, तो बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनके बारे में हम लोग, मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो इस तरह से इन सारी चीजों का हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएसपी, ये इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों को आपको हमारे इकोनॉमिक्स के सर के द्वारा कराया जाएगा, और इसे लगातार आप लोग इससे जुड़े रहेंगे डेल्टा रैंकर्स में। तो निश्चित रूप से फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी में आपको देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी देखना है। देख रहे हैं ना, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये सब इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब जो है थर्ड पेपर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सब को हम देखें, अंतरिक्ष सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, इसी में आपदा यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। और इसके बाद भारत की आंतरिक, देखें ना, इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, करप्शन, उग्रवाद, संगठित अपराध, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सब को बारे में अब देख रहे हैं, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन से जुड़े मुद्दे भी, हाँ, इनको आपको अच्छे से कराया जाएगा। इसके बाद चौथा पेपर आता है एथिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग, इसे भी हम लोग अच्छे से करेंगे, हमारे अध्यापकों के द्वारा पूरा कराया जाएगा। एथिक्स से एक अलग से पेपर ही है चौथा पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है आपके समक्ष, वह है पांचवा और छठवां पेपर। ये ध्यान रखिएगा, पांचवा और छठवां पेपर ये सबसे इंपॉर्टेंट, और हमारे शिक्षकों के द्वारा आपको पांचवा छठवां पेपर कराया जाएगा। आजकल जो छात्रों को नंबर कमा रहे हैं इन पर, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यूपी का इतिहास, मैंने क्या कहा था, यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी का अर्थव्यवस्था, हाँ, यूपी का जो है पंचायती राज व्यवस्था, इन सब को आपको देख रहे हैं, प्राचीन शहर, वास्तुकला, उसका रख रखाव,
1857 के पहले और बाद के स्वतंत्रता संग्रामों में यूपी का योगदान, जैसे यूपी से कौन नेतृत्व कर रहा था? इलाहाबाद से जैसे मैंने कहा लियाकत अली खान, लखनऊ से हजरत महल और बिरजिस कादिर, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये सब उत्तर प्रदेश से ही थे। तो मेरठ से कौन था? बरेली से खान साहब थे। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यह जो है यूपी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था देखिए, यूपी का राज देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार, सुशासन, गवर्नमेंट, ये सब आपको पांचवें पेपर के अंतर्गत, यूपी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, जो आपने अभी 4 पेपर में पढ़ा वही यूपी का भूगोल, इतिहास, विज्ञान सब कुछ पढ़ना है। यूपी का एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है। देख रहे हैं ना, भारत के विकास में यूपी का योगदान क्या है? जल शक्ति मिशन क्या है? यूपी में एनजीओ, अब जो आप पर्यटन के साधन, विश्व के पर्यटन, भारत का पर्यटन, यूपी में पर्यटन की क्या व्यवस्था है? सरकार यूपी के पर्यटन में कौन सा जो है नियम लागू कर रही है? इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो पांचवा पेपर हमारे टीचर्स देखें, इंग्लिश में भी याद रखें, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज, रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रख करके इसी तरह हाँ से दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं देखा ना शांतनु इसको, यस जल शक्ति दिया मिशन ये हुआ है सब। तो छठवां पेपर 1920 देखा, हमा मैंने आपको कहा कि यूपी की थैंक यू। अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, यूपी की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, अर्थव्यवस्था और राज्य के हाँ बजट, दोस्तों, जैसे मैं आप शांतनु यस नेशनल बजट देखते हो इसी तरह यूपी का बजट भी हाँ आपको दोस्तों, देखना पड़ेगा। मैं देख रहे शांत हैं ना, यूपी की जनसंख्या, यूपी का हाँ सेक्स दोस्तों, रेशियो क्या है, यूपी का जो है जनसंख्या घनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यूपी में अर्बनाइजेशन कितना है, थैंक यूपी यू। में रूरल एरिया कितना है, रूरल का परसेंटेज क्या है, यूपी का लिटरेसी रेट क्या है, यूपी में अर्बनाइजेशन कितना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसी तरह से यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा, यूपी की जो है औद्योगिक नीति पढ़ना पड़ेगा आपको अलग से। ठीक है, और यूपी में कृषि हाँ विविधता, दोस्तों, कृषि की समस्याएं क्या हैं, यूपी का कृषि सामाजिक, हाँ सोशल फॉरेस्ट्री, यूपी का भूगोल मैंने बताया, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, परिवहन नेटवर्क, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। यूपी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूपी का एनवायरमेंट इकोलॉजी, इन सब चीजों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यूपी के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागी ट्रिपल पी मॉडल को भी आपको देखना पड़ेगा, फ्लोरिकल्चर, शेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, एक्वाकल्चर, आर्बोरिकल्चर। तो यूपी के विकास में इन सब कल्चर्स का क्या प्रभाव है, इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। यूपी का आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में देखना पड़ेगा, तो ये देख सकते हैं सारा, हमने इसको इंग्लिश में ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेंसस ऑफ यूपी आपको देखना होगा। ये पूरा सिलेबस हम लोग कराएंगे। यूपी का ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपी में कौन सी रिवर्स कहां से बहती है, यूपी में कौन सा मैदान क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, पठारी क्षेत्र कौन सा है, इन सब बातों का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपी में विज्ञान प्रौद्योगिकी, यूपी कैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या कर रहा है, यहाँ यूपी के वैज्ञानिकों की भी चर्चा करेंगे, यूपी के खेल व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, यूपी के प्रमुख पर्सनालिटियों की चर्चा करेंगे, हाँ, जो पदों पर आसीन हैं। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। आज हमने यूपी पीसीएस के सिलेबस की चर्चा की है, इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे, कैसे इसको पढ़ा जाए। आज तो हमने पूरा सिलेबस बताया, सिर्फ एक लाइन लिख देने, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा हुआ है तो सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, जबकि उसमें आपको फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, फ्लैश फ्लड, इन सब को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये सभी प्रकार की आपदाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा, भारत की गाइडलाइंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो एनडीआरएफ क्या काम करता है, स्टेट एसडीआरएफ क्या काम करता है, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। तो अगर आता है तो आप लोग प्लीज हमारे पेड बैच को भी ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।